यस क्लास 12 हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस जो लिए जाते हैं उसके बारे में। तो हम लोगों ने 3 डिसीजंस जो पढ़े वो 3 डिसीजन कौन कौन से थे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड देन डिविडेंड डिसीजन। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आज में हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने पढ़ा दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फाइनेंशियल मैनेजर या फॉर एनी बिजनेस फर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है ये 2 तरह की बातें होती है। या तो फिक्स कैपिटल में आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम कहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जहाँ पर पैसा थोड़े टाइम के लिए ही क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैपिटल बस्टिंग वर्ड को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको जब अपने एग्ज़ाम में मिलेगा तो वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस ही मिलेगा। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी कहते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस। फिर हमने ये पढ़ा कि शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं, तो ये डिसीजन लेते हुए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, बोथ आर सेम। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। देन आज हम पढ़ेंगे कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी फर्म या बिजनेस के लिए, या फिर हमें इसको लेते हुए एक फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वाई? बिकॉज फर्स्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई फिक्स कैपिटल डिसीजन लिया जाता है या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लिया जाता है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। हम इतनी लंबी चीज़ों को या इतने टिपिकल वर्ड को पढ़ने से अच्छा तो ऐसा करते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज मैंने एक मशीनरी ली, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट, या फिर मैं ये कह सकती हूँ ये एक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। एक मशीनरी लेने के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो मशीनरी लेती हूँ। वी नो दैट कि मशीनरी जो हमने लिया है, जब हम एक छोटे लेवल की बात नहीं करें, एक बड़े लेवल की बात करें, जहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी पूरी तरह से जब हम इंस्टॉल कराते हैं तो करोड़ों अरबों रुपीस उसमें लग जाते हैं वो चीज़ें इंस्टॉल कराने में, अपनी फॉर्म में, अपनी बिजनेस में। एट दैट टाइम देखो, अगर मैं ये डिसीजन सही तरह से नहीं ले रही हूँ, अगर मैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन सही तरह से नहीं ले रही हूँ, कुछ गलती होगी मुझसे लेने में, तो ध्यान रखेंगे बेटा, पहली बात, मेरी एक लंबी चौड़ी रकम यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुकी है। क्यों? क्योंकि ये डिसीज़न इरिवर्सिबल होते हैं। मैं बहुत जल्दी ये नहीं कह सकती कि मैं 2 दिन में अपने जो इतना मैंने प्लांट एंड मशीनरी सेटअप किया है करोड़ों अरबों रुपये का, इसको मैं 2 मिनट में बेच सकती हूँ। नो, इसका मतलब जब तक मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीज़न को मैं रिवर्स नहीं कर सकती। मैं ये सोचूँ इसको हटा के मैं दूसरा करोड़ों रुपये का इंस्टॉल कर लूँ मशीनरी, तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए इस डिसीज़न को मुझे, जब मशीनरी या फिर मुझे फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना था, तो मुझे सोच समझ के लेना चाहिए था। दूसरी बात, अगर मैंने वो प्लांट एंड मशीनरी सब सेटअप कर लिया है, तो वो मैंने मशीनरी क्यों खरीदी थी? वो तो मैंने इसलिए खरीदी थी कि मैं इसे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल मेक द प्रॉफिट, और मुझे प्रॉफिट होगा उस चीज़ का। लेकिन अगर मैं ये गलत डिसीज़न ले लेती हूँ, मैं कोई पुरानी सी मशीनरी जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनरी है उसको मैंने चूज़ कर लिया, तो ऐसे टाइम में ध्यान रखिए, जब मैं अपना फिनिश प्रोडक्ट बना रही हूँ, शायद वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, शायद वो मेरे को ज़्यादा कॉस्ट में पड़ेगा। मतलब मैं अपने कंपैटिटर से अगर अपना मुकाबला करूँ तो मैं उससे लो ही रहूँगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पुरानी टेक्निक यूज़ कर ली, मैंने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हुए ध्यान नहीं दिया, और दूसरे पर्सन ने बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक यूज़ की है, तो इसका मतलब वो उसका प्रोडक्ट भी बेटर होगा और उसको कॉस्ट भी कम पड़ेगी और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। इसका मतलब मैं जब तक वो मेरे पास मशीनरी रहेगी तब तक मेरा प्रॉफिट हमेशा कम ही रहेगा। तो मतलब ये लंबे टाइम तक मुझे इफ़ेक्ट करेगा, मेरे प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करेगा, मेरे बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा। थर्ड थिंग, एक
जब लंबे टाइम तक मेरी प्रॉफिट को इफ़ेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये मेरी फर्म को भी रिस्क में डाल रहा है, क्योंकि लॉट ऑफ कंपटीशन इज़ देयर, यू नो दैट। तो एट दैट टाइम क्या मैं अपने बिज़नेस को सर्वाइव करवा पाऊँगी, क्या मेरा बिज़नेस टिका रहेगा अब उसी आउटडेटेड मशीन को यूज़ करके? तो ये चीज़ भी बहुत रिस्क में डालने वाली बात हो जाती है बिज़नेस को। तो इसीलिए कहते हैं कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जब भी लीजिए तो उसको बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। चलिए अब हम इसको बुक वाली लैंग्वेज में पढ़ते हैं या पॉइंट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये मैंने आपको अभी समझाया कि आपने एक जो इंस्टॉल कर ली मशीनरी, वो लंबे टाइम तक आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगी, मतलब लंबे टाइम तक आपके प्रॉफिट को कम करके जाती है, या फिर लंबे टाइम तक आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आप उसको लंबे टाइम तक उस मशीनरी को अपने पास रखेंगे। यहाँ पर आप कंपेयर करें अपने कंपैटिटर से, तो वो तो लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ कर रहा है, तो वो तो प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है। देन सेकेंड इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। लॉट ऑफ फंड्स, मैंने अभी आपको बताया लाखों करोड़ों रुपए उसमें इन्वॉल्व है, तो अब ये पैसा तो मेरा गया पानी में। तो मतलब ये कोई छोटी मोटी आइटम नहीं है कि ठीक है 10 रुपये की चीज़ खरीद ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़राब हो गई तो कोई वो नहीं है, गलत डिसीजन लिया गया। तो लाखों करोड़ों रुपए अगर आपके इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर इसीलिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस को लेते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ डूब जाएगा। देन थर्ड इज़ रिस्क इन्वॉल्व। अभी मैंने आपको बताया आप लंबे टाइम तक आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी रिस्क में पड़ जाएगा। हो सकता है एक दिन वाइंड अप की सिचुएशन में भी आ जाए। देन नेक्स्ट इज़ इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन, एक बार डिसीजन ले लिया, इसको आप टेक बैक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ठीक है ये हटाया दूसरा लिया, तो ऐसी चीज़ तो हो नहीं सकती। तो ऐसे डिसीजन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको जल्दी बैक नहीं लिया जा सकता है। तो इसीलिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को लेते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे दोनों डिसीजन में कंपेयर करना पड़े तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो जब एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन ले रहा है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, तो हर चीज़ सोच समझ के उसको डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। देन कम टू वर्किंग कैपिटल डिसीजन, या फिर हम इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें डे टू डे वर्क में जो पैसा हमें इन्वेस्ट करना है वो कितना करना है, कितना रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना है, कितना डेटर्स में फंसा होगा, कितना कैश हमें हाथ में रखना है, कितना बैंक में रखना है। ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं किसमें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन में। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर इसमें हमें जब हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल डिसीजंस आर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए ही हमें वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेने चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, अब इसको समझते हैं। देखो, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं और चीज़ें बड़ी इजी भी बन जाती हैं। ठीक है, अगर सपोज मैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन ले रही हूँ, मैं ये डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे कितना कैश, कितना पैसा अपने हाथ में रखना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल डिसीजन में क्या होता है, आपकी जो एसेट है वो जल्दी शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रहती है, बाद में वो पैसों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब मुझे ये ध्यान रखना है, जब मैं डिसीज़न लूँगी तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे हाथ में प्रॉपर लिक्विडिटी भी रहे। लिक्विडिटी का मतलब है कैश भी रहे। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कैश की ज़रूरत है, कोई प्रोजेक्ट आया और मुझे कैश की ज़रूरत है, मेरे हाथ में कैश ही नहीं है, राइट। तो लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर कैश होना चाहिए, कैश की कमी नहीं होनी चाहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि कैश को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना, ये भी ज़रूरी है एक कंपनी के लिए, एक बिज़नेस के लिए। अब बिज़नेस जो फाइनेंशियल मैनेजर इस चीज़ में प्रॉब्लम में आ जाता है कि मैं कितना पैसा कैश में रखूं और कितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि अगर वो जितना पैसा कैश में रखता है, सपोज़ उसने सोचा कि मैं ज़्यादा पैसा कैश में रखता हूँ, मतलब लिक्विडिटी पोजीशन मैं बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, तो ऐसे में वो बिना बात के उस कैश को रखे हुआ है, अगर वो उस कैश को इन्वेस्ट कर देता तो शायद उसका प्रॉफिट बढ़ जाता,
क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं तभी तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर हम ये कहते हैं अगर आप एक्सेस लिक्विडिटी रखते हो, मतलब आप एक्सेस कैश अपने पास रख रहे हो, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करते तो आपको प्रॉफिट मिलता। अब इसका उल्टा, अगर मैं एक्सेस लिक्विडिटी नहीं रखती, मैं क्या करती हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी की सोचती हूँ और कम पैसा रखती हूँ, कम कैश रखती हूँ अपने पास, और मैं मोस्ट ऑफ द कैश इन्वेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। अब मैंने मोस्ट ऑफ द पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मेरा प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब आपके पास कैश कम होता है या लिक्विडिटी कम होती है, तो कई बार आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को नहीं अडॉप्ट कर पाते जो कि कैश की वजह से आपको मिलने वाली होती है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इसका, ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज़ आप जैसे कई बार जाते हैं सप्लाई के पास सामान खरीदने, तो वो क्या कहता है कि आप अभी कैश पेमेंट करोगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। आप खरीदिए, पैसे पेमेंट कीजिए, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैंने तो इतना सारा सामान ख़रीदना था रॉ मटेरियल, बट मेरे पास कैश है नहीं, इसका मतलब मैं उस 10% डिस्काउंट को ग्रैब नहीं कर पाऊँगी। मतलब वो प्रोजेक्ट मेरे, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कैश की ज़रूरत थी बट कैश तो मेरे पास है नहीं, तो ऐसे में वो प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ में आते आते रह जाएगा। मतलब अब ये क्या कहना चाहता है, अब हमने ये चीज़ भी समझ ली, लिक्विडिटी क्या होती है, ज़्यादा कैश, मतलब कैश रखना अपने पास। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, पैसे को इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ। अब एक फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है, ना तो एक्सेस में लिक्विडिटी होनी चाहिए, ना ही कम में लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस में आप पैसा रखोगे तो वो पैसा आपने बिना बात के ब्लॉक कर रखा है, यही इसको आप इन्वेस्ट कर देते तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता। तो एक्सेस में भी लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, कम भी लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, कम भी कैश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कम कैश होगा आपके पास, तो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसमें कैश की ज़रूरत थी उसको आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं आपकी ऑप्टिमम लिक्विडिटी पोजीशन होनी चाहिए। ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना, तो प्रॉफिट कमाने के लिए कि ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो यहाँ पर हमें लिक्विडिटी का नुकसान हो रहा था और बहुत से प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल भी रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर को जब वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्टिमम लिक्विडिटी होनी चाहिए और ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब प्रॉफिट भी अच्छा अर्न करिए आप, ये नहीं कि सारा पैसा लिक्विड में रख के बैठ जाए, बट वो कहता है कि ठीक है आप लिक्विड में रखिए, लिक्विड में इतना भी ज़रूर रखिए कि आप मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को ग्रैब कर सकें, जो कि जिसमें कैश की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहे और लिक्विडिटी भी अच्छी रहे, दोनों में एक ऑप्टिमम बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि वर्किंग कैपिटल डिसीजंस जो हैं हमारे, उनको कौन इफ़ेक्ट करता है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक फाइनेंस मैनेजर लिक्विडिटी के बारे में भी सोचता है कि मेरे पास कैश भी रहे अच्छा, और ये भी सोचता है कि प्रॉफिट भी होता रहे, कि कैश आइडियल भी ना पड़ा रहे, बिना बात के पढ़ा भी ना रहे, ब्लॉक ना रहे, तो उसको इन्वेस्ट कर दें तो प्रॉफिट भी हो जाए। तो दोनों में वो एक बैलेंस को लेकर आता है, ऐसे डिसीजन लेता है जिसमें हम दोनों चीज़ें ऑप्टिमम पोजीशन में हो दोनों चीज़ों के लिए, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजर वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हुए ये सब दोनों चीज़ों को ध्यान में रखता है। बाकी एक लास्ट वीडियो में हमने कर ही लिया था कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को कौन इफेक्ट करता था, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो और अदर क्राइटेरियाज थे जो कि उसको इफ़ेक्ट करते थे, राइट। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने क्या क्या किया, एक बार रिकैप करते हैं जो आपको करना है, पढ़ना है। पहला हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, देयर आर 2 टाइप ऑफ, पहले उसका मीनिंग पढ़ा, फिर हमने कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं, शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। फिर हमने पढ़ा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों दीज डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लास्ट टॉपिक था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन को भी कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा एक डिसीजन
कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड डिसीज़न लेने वाले हैं, दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीज़न, कि ये पैसा कहाँ से आने वाला है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ ये डिसाइड किया कि ये चीज़ें हम खरीदने वाले हैं, ये एसेट मैं खरीदने वाली हूँ, ये यहाँ पर मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, बट ये पैसा आएगा कहाँ से, तो ये चीज़ें कहाँ पर डिसाइड होगी नेक्स्ट में फाइनेंसिंग डिसीज़न में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फाइनेंसिंग डिसीज़न। अगर आपको लगा कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई या किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट, तो उसी का आपको इमीडिएट जवाब मिल जाएगा। और नेक्स्ट, अगर आपको पसंद आई है वीडियो और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं, आपको लगा कि आपको समझ आई है तो नेचुरली आपके फ्रेंड्स को भी चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।